नमस्ते दोस्तों। पिछली बार हम मिले थे तब मैंने आपको इतिहास के बारे में बताया था, उसकी भूमिका बताई थी, शब्द कहाँ से आया, किस भाषा का शब्द है और वो कैसे जो इतिहास विषय जो है आपका बना है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। आज मैं आपके सामने जो है आपकी इतिहास की किताब का यानी जब हिस्ट्री जो बुक्स है उस बुक का जो फर्स्ट जो लेसन है यानी जो पहला जो पार्ट है स्वर्णिम भारत, जो कि प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक का जो समय है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम पहले बात करेंगे जैसे कि भारत है। भारत का जो इतिहास रहा है जिसमें भारत को सोने की चिड़िया के नाम जाना जाता था, ठीक है ना। और भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। अब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था वो तो इसका कारण हम सब जानते ही हैं। भारत उस समय संपन्न राष्ट्र था, खूब सोना, खूब धन दौलत थी, व्यापारी वर्ग बहुत खुश रहते थे, व्यापार बहुत अच्छा होता था दूसरे देशों के साथ में। जो भी हम व्यापार करते थे उस व्यापार के बदले में सोना चांदी ही वापस लाते थे अपने देश के अंदर। दूसरे कोई भी देश अगर भारत से व्यापार कर रहा है तो भारत का सामान के बदले में वो सोना चांदी दे के जाते थे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता है। और विश्व गुरु भारत को कहा जाता है इसका कारण ये है कि भारत ने कई चीज़ें विश्व को दी है, यानी हमने कई चीज़ें ऐसे विश्व को सिखाई हैं जिस वजह से हमें गुरु कहा जाता है। जैसे शून्य का आविष्कार भारत के अंदर हुआ, तो शून्य जो है भारत ने दूसरे विश्व को सिखाया। जो नंबरिंग सिस्टम है यानी आज जो हम नंबर जो हम 1 2 3 जो गिनती हम करते हैं वो भी भारतीयों द्वारा ही बनाई गई थी। इसी को भी भारत ने ही जो है भारत से बाहर विश्व में गया है, ठीक है। संस्कृति की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो संपूर्ण विश्व को भारत अपना परिवार मानता है। इन वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं, यानी विश्व जो है सभी विश्व क्या है एक परिवार है। सभी के कल्याण की कामना करना, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यानी भारत एक ऐसा देश है जो सभी की कल्याण की कामना करता है। भारत कहता है कि यदि सभी देश मिलकर रहेंगे तो इसमें सभी का कल्याण रहेगा। यदि आप आपस में अगर लड़ते झगड़ते रहेंगे तो कोई भी सुखी से रह नहीं पाएगा, ठीक है। फिर समुद्र पार भारतीय प्रदेश को द्वीपांतर कहा जाता था। समुद्र पार के भारतीय प्रदेश को द्वीपांतर कहा जाता था। जलयानों के द्वारा भारत ने ब्रह्मदेश जिसको म्यांमार कहते हैं, श्याम श्याम जिसको हम सीरिया कहते हैं आज, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान व कोरिया तक भारत पहुंचा है। 6000 साल पूर्व चलने वाले जलयानों का विद्वानों ने उल्लेख किया है। जल व थल मार्ग दोनों का प्रयोग किया की जानकारी मिलती है। यानी भारत उस समय प्राचीन काल में भारत जो है जलयानों का प्रयोग करने वाला देश है। 6000 साल पूर्व भारत में जलयान चलते थे और जिसका उल्लेख भी विद्वानों ने किया है। इसका मतलब है जलयानों की सहायता से हम जल मार्ग से विभिन्न देशों में पहुंचे, अपनी संस्कृति का आदान प्रदान किया। इसके अलावा हम थल मार्ग का भी प्रयोग की जानकारी मिलती है और थल मार्ग से भी हम विभिन्न देशों में पहुंचे हैं। इन्हीं दोनों मार्गों से दर्शन शास्त्र, ज्योतिष, स्थापत्य, युद्ध शास्त्र, नीति शास्त्र, संगीत व वैदिक ग्रंथों का विश्व प्रचार किया है भारत ने। रामायण व महाभारत और वेद को विश्व ज्ञान कोश कहा जाता है। यानी ये 3 ऐसे जिसमें विश्व पर ज्ञान भरा हुआ है, ठीक है ना। गणतंत्रात्मक और संवैधानिक व्यवस्था पर आधारित है महाजनपद काल। यानी महाजनपद काल वैसा काल है जिसमें गणतंत्रात्मक वो प्रणाली होती है जिसमें जो राज्य का जो अधिकारी होता है, राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, राजा होता है, वो चुना जाता है, जिसे गणतंत्रात्मक कहते हैं। यानी महाजनपद काल एक ऐसी व्यवस्था था, एक ऐसा काल था जिसमें गणतंत्रात्मक संवैधानिक व्यवस्था पर आधारित होती थी। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों, उत्तर वैदिक काल यानी जो वैदिक काल है उसके 2 भाग हैं, ठीक है, जिसको हम वैदिक काल कहते हैं। एक तो उत्तर वैदिक काल कहते हैं जो शुरुआत का होता है, ठीक है। यह उत्तर वैदिक काल में यानी जो पहला जो उत्तर वैदिक काल था, वैदिक काल का जो प्रारंभ का हिस्सा है उसमें गणतंत्र का अस्तित्व मिलता है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ये ईसा पूर्व जो है पिछले पार्ट में मैंने आपको समझा चुका था कि ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसा के जन्म से पहले का जो समय है वो ईसा पूर्व कहलाएगा और ईसा के जन्म के बाद का जो समय है वो आपके ईस्वी कहलाएगा। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। अब जनपद क्या है? तो
तो जनपद जो होता है जिसमें कुछ लोग जो होते हैं कबीलों के रूप में, पहले के जो लोग होते थे वो कबीलों के रूप में, परिवार के रूप में रहा करते थे। और वो जो परिवार है अपने में से एक मुखिया चुन चुन लेता था और वही मुखिया जो है वहाँ का शासन व्यवस्था को संभालता था। और सामान्यतः जो मुखिया होता था वो उन्हीं कबीलों का जो बुजुर्ग सदस्य होता था उन्हीं को शासक बनाया जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि होने के साथ साथ ये जनपद जो थे महाजनपदों में विकसित हो गए। ठीक है, ईसा पूर्व और ईस्वी, ये मैंने आपके लिए वापस लिखा था। ईसा के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं और ईसा के जन्म के बाद के समय को हम ईस्वी कहते हैं। महाजनपद काल जो है दोस्तों 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, इस ग्रंथ के अनुसार 16 महाजनपद थे। ठीक है दोस्तों, कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। और 16 महाजनपद जो थे, ये जो महाजनपद थे वो दो प्रकार के थे, जैसे कि गणतंत्रात्मक, जो मैं आपको समझा चुका हूँ, एक राजतंत्र होता है। राजतंत्र वो तंत्र होता है जिसमें राजा का शासन होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो अंगुत्तर निकाय जो किताब है, जो बौद्ध ग्रंथ है, उसमें 16 महाजनपद थे। एक एक करके हम महाजनपद और उनकी राजधानी का विस्तार से पढ़ लेते हैं। पहला जनपद जो था वो तो काशी जनपद थी। काशी जनपद की राजधानी थी वाराणसी। कुरु जनपद की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी। अभी हम महाभारत आप देख ही रहे होंगे अपने अपने घरों में, और इसमें कौरव पांडव का युद्ध चल ही रहा है। कुरुवंश जिसमें पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ बनाई थी, यह वही कुरुवंश है। तो कुरु जो है उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अंग की राजधानी चंपा थी। मगध जो कि एक राजतंत्र है, राजगृह इसकी राजधानी है। वज्जी जिसकी राजधानी विदेह और मिथिला है। मल जिसकी राजधानी कुशावती है। चेदी जिसकी राजधानी शक्तिमती है। वत्स ये भी एक राजतंत्र है। कौशाम्बी इसकी राजधानी है। कौशल अयोध्या इसकी राजधानी है। पांचाल भी एक राजतंत्र है। महाभारत के अंदर पांचाल का भी कई बार वर्णन हुआ है। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र है और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य है। मत्स्य विराटनगर इसकी राजधानी है। और ये विराटनगर वही है जहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास पूरा किया था, और ये जयपुर का जो क्षेत्र पड़ता है ये उसी में पड़ता है, जिसमें अलवर और भरतपुर के भी कुछ भाग आ जाते हैं। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। मथुरा अपने उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर अशक की राजधानी पोतन थी। अवंती जो कि एक राजतंत्र था, इसकी राजधानी उज्जैनी थी या महिष्मती थी। हाँ, महिष्मती याद आ रहा है कुछ? ये महिष्मती वही है जो आपने बाहुबली में सुना था, महिष्मती साम्राज्य। फिर गांधार जहाँ से शकुनी मामा जी थे, राजपुर या हाटक। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी दोस्तों, और कंबोज की राजधानी थे राजपुर या हाटक। 16 जन महाजनपदों दो प्रकार के राज्य होते थे। एक तो राजतंत्र होता था जिसमें कौशल, वत्स, अवंती और मगध हुआ करते थे, जो कि बहुत ही शक्तिशाली राजतंत्र थे उस समय के अपने। गणतंत्र में कपिलवस्तु के शाक्य हैं। कपिलवस्तु लुम्बिनी को कहते हैं, जो कि नेपाल में पड़ता है। सुसुमारगिरी के भाग है। अलकप के बुल्ली, केशपुत्र के कालम, और समग्राम के कोली है। कुशीनारा के मल, पावा के मल, पीपलीवन के मोरी, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला का विदेह, ये सब जो हैं गणतंत्र हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों। अब राजस्थान में भी कुछ महाजनपद थे या जनपद थे। तो राजस्थान में जो जनपद है, पहला जनपद पड़ता है जांगल। वर्तमान क्षेत्र जो जांगल का पड़ता है वो बीकानेर जोधपुर का भाग पड़ता है, जिसे महाभारत काल में जांगल देश कहते थे। कुरु जांगला और माद्रे जांगला भी इनको हम कहते हैं। कुरु हमें मालूम ही, कौरव, और माद्रे जांगला। राजधानी जो थी इसकी अहिछत्रपुर थी, जिसको वर्तमान में हम नागौर के नाम से जानते हैं। बीकानेर के राजा अपने आप को जांगलदार बादशाह कहते थे। अब राचिन, तो बीकानेर का जो राचिन है, जो झंडा है, जो ध्वज है, उसमें जय जांगलदार बादशाह लिखा जाता था। ठीक है ना। दूसरा जो आता है वो आता मत्स्य। अब मत्स्य जो वर्तमान क्षेत्र जो है मत्स्य का, वह जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, जिसमें भरतपुर अलवर के कुछ भाग भी आते हैं। इसका जो विस्तार है चंबल से लेकर सरस्वती नदी, चंबल से लेकर सरस्वती नदी तक से विस्तार है। राजधानी इसकी विराटनगर है, जो कि वर्तमान में इसको हम विराटनगर के नाम से जानते हैं, और ये विराटनगर वही जयपुर ही है। शासन में सहज नामक राजा ने चेदी एवं मत्स्य दोनों पर राज किया था। इसकी जानकारी हमें महाभारत काल से मिलती है।
और इसके बाद मगध राज्य का यहाँ पे क्या हो गया, एक ये अंग बन गया था। फिर आता है सूरसेन। वर्तमान क्षेत्र जो है ब्रज क्षेत्र कहते हैं। इसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलों का भाग, मथुरा इसमें आता था। राजधानी इसकी मथुरा है और मथुरा को यूनानियों ने मेथुरा कहा है और सूरसेन को सूरसेनवी कहा गया है। यूनानियों की भाषा में ऐसा कहा जाता है अपने हिसाब से। शासन महाभारत के अनुसार यदुवंश का शासन यहाँ पर रहा था और हमें मालूम है कि महाभारत में श्री कृष्ण जी भी थे और श्री कृष्ण खुद यदुवंश की यादवंश से संबंध रखते थे, इसलिए श्री कृष्ण का संबंध भी इसी जनपद से माना जाता है। शिवी वर्तमान क्षेत्र पाकिस्तान के शोरकोट स्थान पर है। बाद में जो शिवी जनजाति जो थी राजस्थान के मेवाड़ में आके बस गई। राजधानी नगरी नामक स्थान, हाँ ये नगर नहीं है, ये नगरी एक नाम है एक जगह का। तो नगरी नामक स्थान पर इसकी राजधानी थी और ये नगरी नामक जो स्थान है चित्तौड़ के आसपास था। अब देखिए यहाँ पे कि गणतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली थी, लेकिन इसके बावजूद भी क्या था, इन जनपदों के ऊपर राजसत्ता जो है, यानी राजसत्ता का मतलब जो शासन व्यवस्था जो थी वो कुलीन परिवारों के हाथों में ही थी। संथागार सभा के जो प्रमुख होते थे वो कुलीन परिवार के ही होते थे और ये जो संथागार सभा जो है ये शासन व्यवस्था चलाने का कार्य करती थी। इसके द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। सदस्यों के द्वारा निर्धारित विषय पर जो विचार रखे जाते थे उसे अन्यु विरोध कहा जाता था। ये जो सदस्य जो भी विषय होंगे, राज्य संचालन से संबंधित जो विषय होंगे, जो भी विचार रखेंगे, उन विचारों को अन्यु विरोध कहते हैं। विवादग्रस्त विषयों पर मतदान कराया जाता था। ऐसे विषय भी होंगे जिसमें विवाद होता है तो विवादग्रस्त विषयों पर क्या करवाएंगे, मतदान करवा देते हैं। जनपदों की सबसे छोटी संस्था होती थी संथागार, ठीक है, सबसे बड़ी संस्था होती है संथागार, जिसे राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में होता था। राज्य की जो भी आधार यानी जो बुनियाद से संबंधित जो भी नीति का निर्माण होगा, जो भी नियम बनेंगे, उन सब का निर्धारण कैसे होगा, वो संथागार में ही होता है। संथागार दो प्रकार की होती थी, केंद्रीय संथागार और प्रांतीय संथागार, ठीक है। एक केंद्रीय संथागार होती थी और एक प्रांतीय संथागार होती थी। केंद्रीय संथागार जो होते थे वो केंद्र में जो शासन चलाना व्यवस्था करनी है उसका ध्यान रखती थी। प्रांतीय संथागार जो होती जो प्रांत में जो शासन व्यवस्था संचालन करना उसका ध्यान रखती थी। तो अगले अध्याय में दोस्तों मैं आपको मौर्य वंश के बारे में बताने वाला हूँ। तो मौर्य तब तक जो है जितनी 16 महाजनपद दी हुई हैं और जो उनकी राजधानियाँ हैं उनको आपको याद करना है। जितने भी राजतंत्र हैं और जितने भी गणतंत्र है ये आपको अच्छे से याद करना है। ये आपके लिए एक होमवर्क है। थैंक यू।